एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर्स, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे से। स्पेशली एक ऐसे इंसेक्ट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जिसको मुझे आपकी लाइफ का तो नहीं पता, मेरी लाइफ में उसने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे मलेरिया दे दिया, मुझे डेंगू दे दिया। तो मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में। तो एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने 1897 में हमको बताया कि मॉस्किटो जो होते हैं वो मलेरिया को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब मच्छर के काटने से हमको मलेरिया हो जाता है। ये बात हमें बताई थी रोनाल्ड रॉस ने। हालांकि ये जो मच्छर होता है, ये जो एनाफ्लीज फीमेल मॉस्किटो है, उसके कारण हमको क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। और यही एक वेक्टर है, कैरियर है, जो कि मलेरिया को कैरी करने का काम या ट्रांसमिट करने का काम करता है। मलेरिया के मॉस्किटो के कारण कई सारी डिसीजेस होती है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया एटसेट्रा। तो लोगों को मॉस्किटो बॉर्न डिसीज के बारे में, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट को बताने के लिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 20 अगस्त को, वो है बर्थ एनिवर्सरी राजीव गांधी जी की, जो कि हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को हम सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो सद्भावना दिवस आपको याद रखना है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी की। इसको कम्युनल हार्मोनी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। राजीव गांधी जी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बहुत ही कम एज में, केवल 40 इयर्स की एज में इन्होंने हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया है। इसलिए हम बोलते हैं कि यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, राजीव गांधी जी हैं। ये 6 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के रहे हैं। जब इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया था, उनको असैसिनेशन कर दिया गया था 1984 में, उसके बाद राजीव गांधी जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन करते हैं। हालांकि कुछ समय के बाद आप देखते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, LTTE जो ग्रुप है, उनके द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 1991 में तमिलनाडु में। राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद, उनकी हत्या के बाद नेक्स्ट ईयर 1992 में एक अवार्ड की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है, ये अवार्ड किसने शुरू किया था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अवार्ड की शुरुआत की है, जिसका नाम है राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। राजीव गांधी जी की याद में इस अवार्ड की शुरुआत की गई। बेसिकली वो सारे पर्सन्स जो कि प्रमोट करते हैं सोशल हार्मोनी को, और उनको ये अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। अगर कुछ और बातें करें हम राजीव गांधी जी के बारे में, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं एंटी टेररिज्म डे। तो सद्भावना दिवस बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है, और एंटी टेररिज्म डे हम सेलिब्रेट करते हैं डेथ एनिवर्सरी पे। क्लियर। अब आजकल हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। हमेशा आप मुद्दे में बना रहता है, डिस्कशन का टॉपिक रहता है, लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में। ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने का काम हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने किया था। ठीक है, जिससे हायर एजुकेशन को प्रमोट कर सके, एक्सपांड कर सके हायर एजुकेशन के प्रोग्राम को इन इंडिया। इसके अलावा कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के अलावा इनको फंड करने का काम भी राजीव गांधी ने किया है। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम 1986 में इंट्रोड्यूस किया था, रूरल सेक्शन में सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए। और ये रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 से लेकर 12th क्लास के बच्चों को। आज भी हम नवोदय विद्यालयों के बारे में जानते हैं, एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा राजीव गांधी जी के एफर्ट्स के बाद ही MTNL की शुरुआत हुई थी 1986 में, जिसके कारण रूरल एरियाज में टेलीफोन कनेक्शन या टेलीफोनिक कनेक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुई थी। राजीव गांधी जी ने ही जो हमारी वोटिंग एज है उसको रिड्यूस किया था। पहले हमारी कंट्री में जो वोट देने का अधिकार है वो 21 ईयर्स का था, 21 साल में हम वोट कर सकते थे, लेकिन इसको रिड्यूस करके 18 साल करने का काम किसने किया, राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसको हम वीर भूमि के नाम से जानते हैं। और जब राजीव गांधी जी की डेथ होती है, उसी साल 1991 में भारत रत्न, जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो राजीव गांधी जी को दिया जाता है। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट डे हम 20 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो है इंडियन अक्षय ऊर्जा डे। क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी डे भी इसे बोला जाता है, या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन की शुरुआत हमारे कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी 2004 में। तो 2004 से हम अक्षय ऊर्जा दिवस या रिन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इसका मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस दिलाना कि किस तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी। ओके है।
तो ये 3 इंपॉर्टेंट डे जो आपके साथ डिस्कस करने थे हमने कर लिए। अब बात करते हैं आज की क्लास की पीडीएफ के बारे में। तो अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से आपको आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कल के दिन हम बात करेंगे तो कल हमारा करंट अफेयर्स नहीं आएगा। कल हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें पूरे हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कशन होगा एक छोटे से क्विज का, जिससे पता चल सके कि पूरे हफ्ते में आपने आखिरकार पढ़ाई की है तो कितनी की है और आपका स्कोर क्या है। ओके, तो कल सुबह 7 बजे हम मिलेंगे और वीकली करंट अफेयर्स को वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके है इतनी चीजें। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता ही कि parchamclasses.in जो हमारी वेबसाइट है, वहां पे हमने आपके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें हमने एसएससी के 5 साल के 10,000 एमसीक्यू को कवर किया है। तो आप उसे टॉपिक वाइज और ईयर वाइज वहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। सबसे पहले आते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम पे, फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे और बाकी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। आज हमें कोई भी पर्सन्स के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। अच्छा, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। ओके, चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के बारे में। उन्होंने रिसेंटली कुछ डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस के ऊपर हमें बात करनी है। क्या है वो डिसीजन, आइए देखेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च्ड भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम टू कनेक्ट ट्राइबल विलेजेस विद मेन रोड। तो कई सारे ट्राइबल विलेजेस हैं जिसमें आदिवासी कम्युनिटी रहती है और उनके जो विलेजेस हैं उनको मेन जो रोड है, जो हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, जो मेन रोड होती है, उनसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद यही है कि जो 17 डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट के, जो ट्राइबल एरियाज है, उनमें रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और ट्राइबल एरिया को मेन रोड के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कराने के लिए। इसके अंतर्गत 6,838 किलोमीटर का रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ये कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर क्या करेगा? इन रोड को कंस्ट्रक्ट करने का काम करेगा। और यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है इस पूरी प्रोग्रेस को देखने के लिए, किस तरीके से रोड का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके लिए एक अलग से कमेटी भी बनाई जाएगी। देयर विल बी अ सेपरेट कमेटी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर दीज रोड। ये बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कही है। अगली बात, यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कसिनो एक्ट है उसे रिपील्ड कर दिया है, उसे सिरे से खारिज कर दिया है। अब कोई भी नए जो कसिनो हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। In another decision, the Maharashtra cabinet also decided to repeal the 45 years old Maharashtra Casino Act 1976, announcing that the state will not have casinos in future. Future में महाराष्ट्र में कोई भी कसिनो नहीं होगा। ओके है। अगली क्या बात की गई? एक और डिसीजन यहाँ पर लिया है। आप लोग ने ITI के बारे में सुना होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI। तो ITI के जो स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में या फिर कंपनीज में जो है वो ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग जब वो करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं तो उनको स्टाइफन दी जाती है। तो इस स्टाइफन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। A decision was also taken in the cabinet meeting to increase the stipend amount of the government industrial training institute trainee, जो 40 रुपीज़ था। 40 रुपये में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो 40 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपीज़ कर दिया जाएगा। सिंस 1983 जो ट्रेनीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट ITI में जो स्टाइफंड मिलता था वो 40 रुपये मिलता था फॉर एजुकेशनल मटेरियल एंड अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो इसको बढ़ा के 40 रुपीज़ से 500 रुपीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट कैबिनेट ने कहा है, अभी देखो गणपति महोत्सव आ रहा है और गणपति महोत्सव के बाद दिवाली भी आएगी, इसलिए यहाँ पर स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि स्पेशल राशन दिया जाएगा ड्यूरिंग द अपकमिंग गणेश उत्सव एंड दिवाली फेस्टिवल अंडर द अंत्योदय फूड स्कीम। इसमें राशन का पैकेट तैयार किया जाएगा जिसमें 1 kg रवा मतलब सूजी होगी, ठीक है, चना दाल होगी, शुगर, 1 लीटर कुकिंग ऑयल होगा और ये पैकेट तैयार किया जाएगा। तो जो इस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं अंत्योदय फूड स्कीम के अंतर्गत
जो राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज हैं उनको ये राशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो 100 रुपीज, केवल और केवल 100 रुपीज में इस पैकेट को ले सकते हैं। ओके, तो ये सारी अनाउंसमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी फर्स्ट ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च इन कन्नौज। यूपी का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में लॉन्च किया गया है। अब ये ई ऑफिस सिस्टम क्या है? ई ऑफिस सिस्टम का मकसद केवल और केवल ऑफिस को पेपरलेस बनाना है। पेपरलेस बनाना है मतलब आप मेल करो, आप डिजिटल तरीके से अपनी फाइल्स को हैंडल करो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के जरिए अपनी फाइल्स को हैंडल करो। पेपर में बार बार प्रिंट आउट निकाल के पेपर की बर्बादी करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, पेपरलेस ऑफिस बनाना है और मैनुअल हैंडलिंग जो होती है फाइल्स की और डॉक्यूमेंट्स की, उनको खत्म करके अब इन्हें डिजिटल गेटवे में लेकर आना है। ऐसे सिस्टम को हम ई ऑफिस सिस्टम बोलते हैं। तो यूपी के कन्नौज जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है उत्तर प्रदेश ने जिसने ई ऑफिस को एडॉप्ट किया है, द न्यू डिजिटल गेटवे दैट कट ऑन मैनुअल हैंडलिंग ऑफ फाइल्स एंड द डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत किया गया है। ई ऑफिस इज अ वर्कफ्लो बेस्ड सिस्टम दैट एक्सटेंड फीचर ऑफ एग्जिस्टिंग मैनुअल हैंडलिंग ऑफ फाइल इन एडिशन टू द मोर इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्लियर है? अब यूपी के बारे में बात करेंगे तो यूपी की कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अगला कहानी समझने से पहले हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया आप सभी को पता है, आजकल हम डिजिटल इंडिया को कितना बढ़ावा देते हैं, यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, ई गवर्नेंस पे बढ़ावा देते हैं, आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन अब हम करने लगे हैं ऑनलाइन तरीके से, ई केवाईसी की सुविधा आपको अवेलेबल है। तो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री में वो 1 जुलाई 2015 में लाया गया था। कब लाया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? 2015 में हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लेकर आए थे और जब इस प्रोग्राम को लाया गया था तो इसके लिए 1,13,000 करोड़ रुपीस दिए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मकसद था डिजिटली एम्पावरमेंट करना सोसाइटी का और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ई गवर्नेंस को शुरू करना, ये सारा इसका मकसद था। अब ये जो स्कीम है ना उसको गवर्नमेंट ने 5 ईयर के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया है और इसके लिए एडिशनल बजट भी दिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप स्कीम को 5 साल के लिए आगे बढ़ाओगे तो उसके लिए बजट की जरूरत भी होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि कैबिनेट अप्रूव आउटले ऑफ ₹14,903 करोड़ रुपीस टू एक्सपांड डिजिटल इंडिया। तो कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और ये जो स्कीम है डिजिटल इंडिया स्कीम, इसको फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सपांड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है 2025-26 तक। कब तक? 2025-26 तक। तो ये जो 5 ईयर की जो स्कीम है वो स्टार्ट कब से हो रही है? 2021-22 से, 2021-22 से ये 25-26 तक के लिए है। डिजिटल इंडिया स्कीम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जैसा कि मैंने बताया, जिसको शुरुआत किया गया था 2015 में। ये कई सारी चीज़ों को कवर करता है जैसे कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, माई जीओबी, भीम एप्लीकेशन एटसेट्रा। ठीक है, अब इस स्कीम में जो एक्सपांशन किया गया है उससे फ़ायदा क्या होगा वो हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आईटी प्रोफेशनल इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि जो स्कीम हम एक्सपांड कर रहे हैं, इस स्कीम में गवर्नमेंट रीस्किल एंड अप स्केलिंग करेगी लगभग 6,25,000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की। ठीक है, इसके अलावा लगभग 2,65,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मामले में, किस तरीके से हम जो हैकिंग के ज़रिए काम कर सकते हैं और सिक्योरिटी को और इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भाषणी प्रोग्राम है, भाषणी प्रोग्राम अभी 10 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये भाषणी प्रोग्राम जो है वो आने वाले समय में 22 लैंग्वेज, जो हमारे शेड्यूल 8 की 22 भाषाएं हैं, उसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, और इसके लिए भी डिजिटल इंडिया ने फंड भी दिया है भाषणी प्रोग्राम के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास 18 सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा है, डिप्लॉय किए हुए हैं अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, लेकिन आने वाले समय में हम 9 और सुपर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया फंड दिया है और कहा है कि जो टियर 2 और टियर 3 टाउन है वहां पर हम स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे और हमारा मकसद है टियर 2 और टियर 3 सिटी में 1200 स्टार्टअप्स को फंड करना। इसलिए यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया स्कीम है इसको 5 साल के लिए एक्सपांड किया गया है और ये अप्रूवल कैबिनेट मिनिस्ट्री ने दिया है।
नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आप लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे यार वहाँ पे किसी नदी पे कोई ब्रिज था, वो ब्रिज बह गया, वो ब्रिज टूट गया, वो बिल्डिंग गिर गई, वो टनल कोलैप्स हो गई, ऐसा हम सुनते रहते हैं। और बिहार में तो रिसेंटली 2-3 ब्रिज इस तरीके से कोलैप्स हुए जो बिल्कुल नए नए बने हुए थे, हुआ था ना ऐसा। तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। जो आप हाईवे तैयार कर रहे हो, टनल, डैम, कुछ भी आप तैयार कर रहे हो, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, डिज़ाइन का रिव्यू किया जाए, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन प्रॉपर है कि नहीं, डिज़ाइन में तो कोई फॉल्ट नहीं है, मटेरियल में तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो प्रॉपर एक इसके लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। हमको भी ऐसा लगता था, आपको भी ऐसा लगता होगा और गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता होगा, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनली एक डिपार्टमेंट बना ही दिया। तो NHAI set up design division to review design and construction of bridge and other construction। तो फाइनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया डिजाइन डिवीजन बनाया है। तो फाइनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक डेडिकेटेड डिजाइन डिवीजन तैयार कर लिया है और ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि इफेक्टिवली मेंटेनेंस हो रहा है ब्रिजेस का या नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि नहीं टनल का एंड ब्रिजेस का, और नेशनल हाईवे कंट्री में किस तरीके से तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा इस डिवीजन के पास टास्क होगा कि पॉलिसी बनाए, गाइडलाइन बनाए फॉर द प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ दिस क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये हेल्थ असेसमेंट भी देगा इन क्रिटिकल स्ट्रक्चर का। हो सकता है कि कोई ब्रिज 100 साल पुराना हो, अब उसको डिमोलिश करने की जरूरत है, गिराने की जरूरत है और दूसरा ब्रिज बनाने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ों का रिव्यू करने का काम, प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का काम ये डिज़ाइन डिवीजन करेगा। ये जो डिज़ाइन डिवीजन है ना, अब यहाँ पे बेसिकली जो NHAI के ऑफिसर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, वर्कर्स हैं और अलग अलग मिनिस्ट्री जो कि इस सारे कामों में लगी हुई है, जो टनल, नेशनल हाईवे, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करती है, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स भी इस डिवीजन के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें इस नए डिवीजन के लिए बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक लेक के ऊपर। ये लेक आपको दिखाई दे रही है। कुछ सालों पहले तक इस लेक में इतना अधिक मात्रा में पानी था, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एवापोरेशन रेट भी बढ़ रहा है, आपका मॉनसून भी डिस्टर्ब हुआ है। तो कहीं कहीं एरियाज में रेनफॉल बहुत कम हुई है, कहीं एरियाज है जहाँ पे रेनफॉल बहुत अधिक हुआ है। तो ये जो लेक का एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हुआ है, क्लाइमेट चेंज के कारण एवापोरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इस लेक के जो वाटर का वॉल्यूम है उसमें कमी आई है। मैं बात कर रही हूँ टिटिकाका लेक के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, और इस लेक के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो लेक टिटिकाका, थ्रेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ समय में रेनफॉल बहुत कम हुआ है और रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत ज़्यादा है। टिटिकाका लेक आपको बोलिविया और पेरू के बीच में देखने को मिलेगी और ये साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका एंड द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। बोलिविया और पेरू के तट पे, उनके बीच में बाउंड्री पे बेसिकली आपको ये लेक देखने को मिलती है। ठीक है, इस लेक में 500 से ज़्यादा स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ये सभी एंडेमिक और एंडेंजर कैटेगरी में आते हैं। अब अगली जो स्लाइड दिखा रही हूँ उसका बिल्कुल तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आपको रट लेना है। मैं आपको बात करने वाली हूँ अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी लेक कौन सी है। जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है लेक बेकाल, जो आपको रशिया के पास मिलेगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है लेक विक्टोरिया। यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है लेक लडोगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है लेक सुपीरियर। इसके अलावा लेक मिशिगन और ह्यूरॉन भी यहाँ पे बड़ी लेक की कैटेगरी में आती हैं। साउथ अमेरिका की अभी हमने देखी लेक टिटिकाका। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है लेक आयर और अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक है लेक वॉस्टॉक। ये आपको सारी बड़ी लेक अलग अलग कॉन्टिनेंट की याद होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया स्टैक के बारे में। अब ये इंडिया स्टैक क्या है? तो जैसा कि अभी हमने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में देखा, लगातार भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। इंडिया स्टैक का मतलब है जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हम KYC करते हैं, हम UPI यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, हमारे पास भारत पे है, हमारे पास इमीडिएट पेमेंट सर्विस मतलब IMPS की सुविधा है, RTGS हम करते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको हम इंडिया स्टैक के नाम से बोलते हैं। क्लियर? तो फाइनली यहाँ पे इंडिया एंड ट्राइनिदाद एंड टोबैगो, इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन हुआ है ऑन शेयरिंग ऑफ इंडिया स्टैक। मतलब ये जो आइलैंड कंट्री है ये भी अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती है, ये भी हमारे UPI को यूज़ करना चाहती है।
ठीक है, इसलिए इंडिया स्टेक के साथ यहाँ पर MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो एज पर द स्टेटमेंट बोथ साइड हैव एग्रीड टू कॉपरेट इन द एरिया ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन by means of capacity building, training programs, exchange of the best practice, exchange of public officials and expert, development of pilot are the demo solution among other। तो बेसिकली भारत इस आइलैंड के साथ अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेगा, उनके साथ जो एक्सपर्ट हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देने का, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने का काम करेगा। इससे क्या होगा, इससे ई गवर्नेंस बढ़ेगा और डिजिटल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। इसके अलावा कई सारी और कंट्री हैं जो कि इस सारे इंडिया स्टैक को शेयर करना चाहती हैं। तो सेवरल अदर कंट्री जैसे कि मॉरिशियस, सऊदी अरेबिया हैव शोन इंटरेस्ट। इन लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है और फाइनल स्टेज पे हम इनके साथ टॉक कर रहे हैं, और जैसे ही स्टेज फाइनल होती है तो हम भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके साथ भी शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हम UPI के बारे में बात करते हैं तो UPI आपको पता है फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका जैसी कंट्री में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक और आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड नेशन आप देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में। पहले तो ऊपर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और नीचे आपको साउथ अमेरिका मिलेगा। यहाँ पर आपको कैरेबियन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा वेनेजुला से कुछ दूरी पर। ये जो आइलैंड है यही है आपका त्रिनाद एंड टोबैगो आइलैंड। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर ये आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। रिसेंटली 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं, रिसेंटली 6 साल कंप्लीट हुए हैं मिनीमाता कन्वेंशन के। अभी मिनीमाता कन्वेंशन क्या है और मिनीमाता डिसीज से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप साइंस का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम का उठा के देख लीजिए। तो मिनीमाता जो कन्वेंशन है वो मरकरी पे है और एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसे कई सारी कंट्रीज के द्वारा रेटिफाई किया गया है, जिसका मकसद है कि ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है मरकरी और उसके कंपाउंड से। और मरकरी के कारण ही जो डिसीज होती है उसका नाम है मिनीमाता डिसीज। ये मिनीमाता जो कन्वेंशन है उसको 2013 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन 2016-17 से ये आपको इनफोर्स में आया है। भारत ने भी रेटिफिकेशन दिया हुआ है, भारत भी मिनीमाता कन्वेंशन का हिस्सा है। ओके, तो मिनीमाता कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में। एक्चुअली मिनीमाता नाम कहाँ से आया, तो जापान में एक जगह है, एक पहाड़ी है, वहाँ से मिनीमाता टर्म आया। वहाँ के जापान के लोगों ने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो थे उसको डंप कर दिया था एक लेक में, और जो आईसी वगैरह होती है उससे जो पॉइजनस मर्करी है वो रिलीज हुआ, और कई सारे जो ह्यूमन और वहाँ के जो एनिमल्स थे उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट देखा गया, इसलिए इसे नाम रख दिया गया मिनीमाता डिसीज। ये मिनीमाता जो कन्वेंशन है वो अडॉप्ट 2013 में किया गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया, 16 अगस्त 2017 में ये फोर्स में आया। मिनीमाता कन्वेंशन जो है वो वर्ल्ड का पहला लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब कोई भी यहाँ पर इस ट्रीटी को ब्रीच नहीं कर सकता, और सभी को मतलब इस टॉक्सिक सब्सटेंस को फेज आउट मैनर में जो है वो रिप्लेस करना है, और इसको किसी भी तरीके से डंप नहीं करना है यहाँ वहाँ, जिससे एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो। तो ये मिनीमाता जो कन्वेंशन है वो तो रोकथाम करता ही है कि आप मरकरी और उसके कंपाउंड को यहाँ वहाँ डंप ना करें, इनको कैसे स्टोर करना है और किस तरीके से डंपिंग करना है, किस एरिया में डंपिंग करना है, इस बात की अश्योरिटी भी मिनीमाता कन्वेंशन में की गई है। ओके, तो रिसेंटली इसके 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है। मर्करी इज अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट दैट इज फाउंड इन एयर, वाटर, इन द सॉइल, और एक टॉक्सिक इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, थायराइड ग्लैंड, किडनी, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आई, गम्स एंड स्किन को भी इम्पैक्ट करने का काम ही करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे साउथ चाइना सी के बारे में। तो साउथ चाइना सी, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया साउथ चाइना सी कहलाता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, एक है पार्सल आइलैंड और दूसरा है स्पार्टली आइलैंड। तो यहाँ पे जो पार्सल आइलैंड है, पार्सल आइलैंड में आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है ट्राइटन आइलैंड। और ट्राइटन आइलैंड बेसिकली डिस्प्यूटेड है क्योंकि ये साउथ चाइना सी में है और इस पे वियतनाम भी क्लेम करता है, ताइवान भी क्लेम करता है, और चाइना ने यहाँ पे क्या किया, अपनी एक एयर स्ट्रिप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ली, तो इसलिए पूरा मुद्दा न्यूज़ में आ गया। ओके, तो चाइना इज रिपोर्टली
कंस्ट्रक्टिंग एन एयर स्ट्रिप ऑन द ट्राइटन आइलैंड इन द साउथ चाइना सी, जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन द ताइवान एंड द वियतनाम। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन तो नहीं पता, लेकिन रिसेंटली ही ये कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट बिगिन हुआ है, ऐसा हमको सैटेलाइट की इमेज से पता चलता है। ट्राइटन आइलैंड जो है वो पार्सल ग्रुप का एक पार्ट है, जो कि हमेशा से टेंशन रहा है जब से साउथ चाइना सी में कंट्रोल करने की कोशिश चाइना ने की है। ठीक है, चाइना ने इसके अलावा स्पार्टली ग्रुप जो अभी मैंने दिखाया था वहां पर भी एक आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्ट किया था, जहां पे इन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई थी और कई सारी मिलिट्री फैसिलिटीज भी वहां पर अवेलेबल है। डन। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। पहली न्यूज है क्रिसिल। क्रिसिल ने भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल 24 के लिए वो 6% फॉरकास्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट है अंदूरी उत्सव। अंदूरी उत्सव रिसेंटली उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेलिब्रेट किया गया और इसे बटर फेस्टिवल भी कहते हैं। इसमें बटर से होली खेली जाती है। ओके, अंत में बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है ग्रामीण मित्र स्कीम रिसेंटली किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? इसका मकसद हर एक घर तक जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराना। आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र। इस समुद्र में एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है स्मार्ट, ऑप्शन ए। तो समुद्र का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशियन डेटा रिसोर्स एंड एडवाइजरीज। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पहली डिस्ट्रिक्ट कौन बन गई है जिसने ई ऑफिस को अडॉप्ट किया है? तो आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फर्स्ट वीमेन सीएमडी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा। ऑप्शन डी। ठीक है, रिसेंटली आरबीआई ने अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा उद्गम पोर्टल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच इंडियन एथलीट हैज बीन बैंड फॉर द 4 ईयर फॉर डोपिंग? तो डोपिंग के मामले में पकड़ाने के कारण 4 साल के लिए कौन सी इंडियन एथलीट को बैन कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा दुती चंद। दुती चंद को 4 साल के लिए बैन किया गया है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप लोग ने सही आंसर दिया है। जिनको नहीं पता हम देख लेते हैं। हु हैज बिकम द 4th इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहित कुमार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं सेकेंड इंडियन रेसलर वीमेन कैटेगरी में कौन बन गई है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो प्रिया मलिक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहली कौन थी? अंतिम पंगाल थी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज? तो जायद तलवार एक्सरसाइज कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? ईरान, इजराइल, यूएई या फिर पाकिस्तान? जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।